अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होता है? अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अवश्रव्य कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज को श्रव्य कहते हैं। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक को पराश्रव्य कहते हैं। सही है ना? पराश्रव्य बोले तो अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य बोले तो अल्ट्रासाउंड, यही ना? 20 हर्ट्ज से कम होगा तो अपश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य, 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य। बोलो न रे, नहीं बुझा रहा है? अब देखो, गर्मी लग रहा है। बकचोदा। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन, जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर है? हाँ, अब आते हैं चला विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कौन तरंग है? और इसका वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। गा ए पौद्री अशुरेधी गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ, यही ना विद्युत चुंबकीय तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है गा ए पौद्री अशुरेधी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? गामा। आज शाम वाला टेस्ट में क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? गामा का। और सबसे ज्यादा दीर्घ का। सही है ना? कैंसर के उपचार में गामा। रिमोट से निकलता है अवरक्त। रिमोट से क्या निकलता है? क्लियर है? माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंग। सही है? सोनार में अल्ट्रासाउंड, रेडार में रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने। दृश्य किरण की खोज न्यूटन ने। बोलो, एनी डाउट? एक फॉर्मूला पढ़ाया हम, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच सी बाई लेमडा। याद है ना? न्यू बराबर सी बाई लेमडा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच क्या है? बहुत बढ़िया बात। तू है तो मुझे और क्या चाहिए। वाह, गाने का लुत्फ उठाते हुए पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। आइए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कहता है, गौर फरमाइएगा। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि क्या है? ध्वनि, नितेश कुमार जी, ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है, जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति के कारण होता है। जिसकी ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, जिसकी उत्पत्ति अणुओं के गति के कारण होता है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए, क्योंकि ये यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंग के गति के लिए माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं करती। बिना माध्यम के ध्वनि गमन करेगी? अब श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम, कुत्ता, बिल्ली, सांप और भूकंप की ध्वनि, क्या है ये? अब श्रव्य तरंग। 20 से 20,000 श्रव्य ध्वनि। अब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा पराश्रव्य। सही है ना? 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव्य, कुत्ता, बिल्ली, सांप, भूकंप की ध्वनि, हृदय की ध्वनि, ये सब 20 हर्ट्ज से कम। 20 से 20,000 श्रव्य ध्वनि। किसके लिए? मनुष्य के लिए। 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनि, चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइसेस के लिए। सही की गलत? ध्वनि संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। क्योंकि कंपन जो हम लोग बोलते हैं, तो ध्वनि संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। किसके कारण आगे बढ़ती है? ध्वनि संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। संपीड़न होता है, फिर विरलन होता है। संपीड़न, संपीड़न मतलब दबना, विरलन मतलब अलग होना।
पराश्रव्य ध्वनि किसके द्वारा जनरेट की जाती है? दाब विद्युत प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। इसको पहली बार जनरेट किया था गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? सीटी बजाकर। हाँ, बहुत दिन के बाद क्लास आया है, आया ना? हाँ, कितना दिन बाद? 10-12 दिन बाद। हाँ, मुंहे तो चोर जैसा लग रहा है। हम जब पिछला बात कहेंगे जे जान रहा कहेगा हाँ, अजय जान रहा है गोल्टन के सिटी का। हाँ, गोल्टन गोल्टन गोल्टन। जब किसी क्रिया में वायु का तापमान, हाँ हाँ हाँ, एकरा में झोल है। देखो चलो, अगर कहते हैं हम लोग सम न्यूट्रॉनिक, क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब होता है बराबर, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन। बराबर हो न्यूट्रॉन, बराबर हो न्यूट्रॉन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉन। ठीक है। समदाबीय, बराबर हो दाब, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। समदाबीय। सम आयतनिक, बराबर हो आयतन, इसको क्या कहेंगे? सम आयतन। बुझा रहा है? समतापीय, बराबर हो ताप, तो समतापीय। सम का मतलब बराबर, सम मीन्स बराबर, इसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल। समतापीय। सम का मतलब बराबर, तापीय मतलब ताप, बराबर हो ताप जिसका, समतापीय। सम आयतनिक, बराबर हो आयतन जिसका। समदाबीय, बराबर हो दाब जिसका। सम न्यूट्रॉनिक, बराबर हो न्यूट्रॉन जिसका। उसके बाद कहेगा रुद्धोष्म, आइडियाबेटिक। रुद्धोष्म का मतलब होता है बराबर हो ऊष्मा जिसका। ताप और ऊष्मा में डिफरेंस ना है, ऊष्मा के कारण ताप होता है, याद है ना? पानी के कारण लेवल होता है, ऊष्मा के कारण ताप होता है। तो जल्दी से लिख लो इसको। तू है तो मुझे, जल्दी लिख। आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यूट्यूब पे आप हमारे फॉलोअर हैं? वाह, तब महाराष्ट्र से चले आए। बिहार आने में डर नहीं लगा? हाँ देखो, आई छोटा सा हमारा चोर मानता है, कहता है हमारे यहाँ के लोग आपको भगवान मानते हैं। आई छोटा सा ये कहता है मास्टर लुटियारा है, लूटता है पैसा। वही बातें हैं, मन से नहीं बोलते हैं। चलो वही बात है, तो मन में गरियाता है तुम लोग अंधो। खैर चला, आज नहीं तो कल तो एहसास होबे न करेगा। वो एहसास तो तुरंत अंदर एक दिन आएगा कि यार इस साला ठीक है पढ़ाता था वो। हम अपना हिसाब से बढ़िया से पढ़ा देते हैं। कभी तुरंत चला ऐसा लगता है आया खत्म करके भाग जाएगा, तब तो 15 दिन का सिलेबस है मेरे लिए। और बढ़िया से, तो बिहार आने में आपको डर नहीं लगा? बिहार से कोई कनेक्शन है आपका? पहली बार आए हैं? वाह, मेरे भरोसे आए तो हम तो दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन अदर बिहारियों से सावधान। मेरे तरफ से दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो बिहारी हैं दिक्कत, मतलब उतरा जुगाड़ लगाएगा ठगने का। बिहारी कुछ भी मांगे उधर देना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि वो ले लेगा तो फिर लौटा के देने की संभावना बहुत कम है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, देखो मराठी पढ़ रहा है, उस एक गो आया था, अभी तक में 40 गो आ चुका। हो गया?
देखो चला, अब तुम कहोगे कि अरे मास्टर इस सब में क्या पूछेगा जो तू इतना लिखा दिया, सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन समान, सम दाबीय दाब समान, सम आयतनिक आयतन समान, सम तापीय ताप समान, ये सब पूछबे नहीं करेगा, खाली है ही पूछेगा, क्योंकि इससे पते नहीं चलता है क्या समान। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें बराबर कांस्टेंट होता है ऊष्मा। कौन कांस्टेंट होता है? ऊष्मा। कौन कांस्टेंट होता है? ऊष्मा कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? चला अब देखो, न्यूटन को तो जानवे करते हो, एक नंबर का छोड़ू था। वाह, आइए आज इस छोड़ू की एक और कहानी हम लोग सुनते हैं। न्यूटन से पूछा गया कि ध्वनि क्या है। कुछ होता था सबसे पहले लोग एक पास जाता था कि बताइए ध्वनि क्या है। तो न्यूटन को लोगों ने कहा कि जब ध्वनि गमन करती है, जब ध्वनि ना हवा में गमन करती है। न्यूटन का स्टेटमेंट है, संभल के लिखना, एक तो अपने ही झूठ बोलता था, ऊपर से हम गलत लिख देंगे, गड़बड़ा जाएगा। जब ध्वनि हवा में गमन करती है तो ताप नियत रहता है। ताप नियत रहता है मतलब कौन परिवर्तन? रुद्धोष्म। समतापीय। जब ध्वनि हवा में गमन करती है तो क्या नियत रहता है? ताप नियत रहता है। ठीक है, या यूं कहें, जब ध्वनि हवा में गमन करती है तो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? चला, और ताप नियत रहता है। क्या नियत रहता है? अर्थात समतापीय ना। इस आधार पर जो ध्वनि का वेग आया वो था 280 मीटर पर सेकेंड। अब प्रैक्टिकल मान जो था चला, ये था 332 मीटर पर सेकेंड। तो प्रैक्टिकल मान के बराबर था क्या? इक्वल था कि नॉट इक्वल था? तो यार लोगों ने कहा कि भाई तो तू गलत बोल रहा है। इस आधार पर तुम्हारे हिसाब से अगर जाएंगे कि हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य और ताप नियत रहता है तो 280 आ रहा है, 332 कैसे हो जाएगा? प्रैक्टिकल मान गया तुम बराबर नहीं हो, तो नहीं मानेंगे तो हर बात। तू कहा कि मानना है तो मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, है ना। तो फिर कुछ दिनों के बाद न्यूटन का ही एक शिष्य था जिसका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने इसमें करेक्शन किया, जिसको लाप्लास करेक्शन के नाम से जाने लगा। इन्होंने कहा कि चचा ने जो कहा है, जब ध्वनि हवा में गमन करती है तो अनुदैर्ध्य है। चचा की बातें सही है। कौन चचा की? चुट्टा कहेंगे, ददो से 300 साल बड़ा था ये। लेकिन जब ध्वनि गमन करती है तो ताप नियत नहीं रहता है, ऊष्मा नियत रहती है। और इस आधार पर जो इन्होंने वेग निकाला वो 332 मीटर पर सेकंड। तो गुरु की बातों को अगर कोई सत्य कर पाया तो वो उसका शिष्य था। किसी भी गुरु का गुरु कौन होता है? उसका शिष्य, जो उससे भी अच्छा सोच सकता है। तो चला, लाप्लास का लेकिन कहीं नाम है? इसका मतलब तुम समझ लो, तुम कुछो करेगा नाम हमरे होगा, है नहीं? अरे कभी सुना है लाप्लास? अभी हम कह रहे हैं, तुम सुन लेगा। तुम कुछ भी करेगा लोग कहेगा इसके जहां से पढ़ा इसीलिए हो गया, लेकिन मजाक में नहीं लेना, ठीक ना। और न्यूटन का नाम सब जानता है। वो अलग बात है कि न्यूटन एक नंबर का फेंकू था। अभी तू हमरा पे लागू नहीं कर देना। देखो हम लोग चला
पढ़ाई को एंटरटेनिंग बनाने के लिए कुछ चीजें बोली जाती है जिसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं होता, नहीं तो तुमको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट ही समाप्त हो जाएगा। इतना गर्मी में क्या बैठ के पढ़ता है। तो न्यूटन ने कहा कि जब हवा में ध्वनि, चलो न्यूटन तो महान था ही ना, अगर फिजिक्स का सबसे ज्यादा लॉ किसी ने दिया तो वो किसने दिया? न्यूटन। न्यूटन ने कहा जब ध्वनि हवा में गमन करती है तो अनुदैर्ध है। उनके शिष्य ने कहा जी गुरुजी ने जो कहा है वो एकदम सत्य है, जब ध्वनि हवा में गमन करती है तो अनुदैर्ध है। लेकिन गुरुजी ने एक जगह मिस्टेक किया, वो कहते थे ताप नियत रहता है अर्थात समतापीय है, हम कहते हैं ऊष्मा नियत रहती है अर्थात रुद्धोष्म है। अर्थात क्या है? रुद्धोष्म। आपको कहेगा न्यूटन के अनुसार ध्वनि का वेग कितना? 280 मीटर पर सेकेंड। लाप्लास के अनुसार कितना? 332। प्रैक्टिकली ध्वनि का वेग कितना? 332। प्रायोगिक मान, रियल मान 332। लेकिन कभी कभी चला ना 332 331 दोनों दे दो तो आंसर 331 मारना। हाँ 331। तुम लड़का है कि लड़की? लड़की जैसा बोलता है। 332 और 331 दोनों दे दे, क्या मारना है? 331। ऐसा क्वेश्चन पिछले बार एलपी में पूछा था। कहता है नोट, जब किसी क्रिया में वायु का तापमान नियत रहता है तो उसे समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल कहलाता है। सही कि गलत? आज जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता है जबकि ऊष्मा नियत रहती है तो उसे हम कौन प्रक्रम कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। ध्वनि तरंग वायु में, अब देखो यहां भी झोल है। अच्छा बताओ, ध्वनि अधिकतर किसमें गमन करती है? बागचट्टा, वायु में। हम जो बोल रहे हैं ये गमन कर रहा है ध्वनि तो ठोस में गमन कर रहा है। कहां गमन कर रहा है? वायु में ना। तो ध्वनि वायु में, द्रव में होगा तो द्रव में दो जगह होगा, एगो चला सतह पर, एगो अंदर। एक होगा गैस में, ठीक है? गैस में होगा, गैस इधर वायु हुई है क्या? इधर ठोस में होगा। अब देखो ये वायु हो गया तो गैस में हो गया, वायु हो गया तो क्या हो गया? द्रव के सतह पर द्रव टेढ़ा मेढ़ा होता है और द्रव के अंदर द्रव शांत होता है। ये पता है कि नहीं? आप देखो, जिसको जैसा रास्ता मिलेगा वैसा जाएगा। जैसे हमको अभी नीचे जाना है, कैसे जाएंगे? यहां से नीचे उतरेंगे, यहां से पैदल जाएंगे, फिर सीढ़ी से नीचे उतरेंगे, फिर ऐसे घूम के तब ऑफिस जाएंगे। जिसको जैसा रास्ता मिलेगा वैसा जाएगा। पहाड़ पे चढ़ना है तो ऊपर चढ़ना होगा, सीढ़ी पे चढ़ना है तो ऊपर चढ़ना होगा, प्लेन सतह पर चढ़ना है तो ऊपर चढ़ना है कि सीधे जाना है? जिसको जैसा रास्ता मिलेगा वैसा जाएगा। एनी डाउट? हवा में सीधा रास्ता मिलेगा कि टेढ़ा मेढ़ा? हवा में तो सीधा रास्ता है। तो हवा में ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्ध्य है। क्या है चला? अब बता, कभी पानी देखे हो बहते हुए? ऊपर में देखना बहुत अधिक स्पीड में बहता है, अंदर में जल शांत होता है। तो अंदर में सीधा रास्ता कि टेढ़ा रास्ता है? सतह पर, इसका मतलब सतह पर जो है, आपको ये पता है ना, अनुप्रस्थ ये पता है ना? तो बता, जल के सतह पर अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य, हाँ? लेकिन जल के अंदर तो सीधा रास्ता, अनुदैर्ध्य। आप बता, ठोस तो सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, इसमें अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। रुक, तुम कहोगे रे मास्टर, तुम पिछला 4-5 क्लास से ये बात बोला है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अब प्रकाश अनुप्रस्थ। ध्वनि क्या है? देखो बात, यूनिवर्सल मीडियम ध्वनि के गमन करने के लिए हवा ही है। यूनिवर्सल मीडियम ध्वनि के गमन करने के लिए क्या है? क्या है? तो हम लोग कहेंगे ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन तरंग है?
लेकिन अगर कह देगा ध्वनि द्रव के सतह पर क्या है, अनुप्रस्थ। ध्वनि द्रव के अंदर क्या है, अनुदैर्ध्य। ध्वनि ठोस में क्या है, लेकिन अगर कह देगा ध्वनि गैस में क्या है, तो अनुदैर्ध्य। लेकिन अगर खाली कुछ नहीं कहेगा, कहेगा ध्वनि क्या है, तो गैसे मान के चलेंगे, अनुदैर्ध्य मारेंगे। लेकिन उसमें भी ऑप्शन पर हिसाब से मारना है। आप बोलोगे कैसे गुरुजी, समझे नहीं। तू है तो मुझे प्यार क्या चाहिए। क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है। क्या हुआ, हाँ, नीचे लिखना है, लिखल है। हम बताएंगे कहां लिखल, जे लिखना है चला वो हम बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे। ध्वनि क्या है, एक ऑप्शन देगा अनुदैर्ध्य है, दूसरा ऑप्शन देगा अनुप्रस्थ है, तीसरा ऑप्शन देगा अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, चौथा ऑप्शन देगा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। क्वेश्चन सेम है, खाली ऑप्शन बदल जाएगा। अनुदैर्ध्य है, दूसरा अनुप्रस्थ है, तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग है, चौथा नॉन ऑफ दीज। रुक, यहां पर आंसर सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, और यहां आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। आप बोलेगे रे मास्टर कैसे, बोलन रे। चूंकि यहां पर आप अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ ये ऑप्शन चुन सकते हैं, इसका मतलब अब ये ध्वनि क्या है, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है कि आप ठोस द्रव गैस तीनों को कंसीडर करके बताइए। और अगर यहां एक दो अनुदैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंग होगा नहीं, नॉन ऑफ दीज हमको नहीं लेना है, अगर अनुदैर्ध्य रहे ऑप्शन में तो 90% ध्वनि, 99% ध्वनि अनुदैर्ध्य है, इसलिए यहां अनुदैर्ध्य मार के काम चला लेना, नॉन ऑफ दीज नहीं मारना है। लेकिन यहां अनुदैर्ध्य के अलावे ऑप्शन ये है अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। यहां पूछने वाला का सेंस ये है कि तुम द्रव और गैस में जानते हो कि नहीं। यहां पूछने वाला का सेंस वो नहीं है, यहां वो पूछना चाह रहा है कि सार्वत्रिक बात क्या है, और वो है अनुदैर्ध्य। बोलन रे, तो अगर तुमको अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ दोनों का ऑप्शन रहे तो ही मारना, आई नहीं रहेगा तो अनुदैर्ध्य मारना। बोलन रे, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। ये चला यूनिवर्सल बात है। 99% यही पूछेगा तुमको कि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य है, अब प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है। 99% यही सत्य है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य है, अब प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ। बोलेंगे, लेकिन अगर कह देगा जल की सतह पर क्या है, जल के अंदर क्या है, ठोस में क्या है, तो फिर ध्वनि का केस बदल जाता है। लेकिन प्रकाश का कभी कोई केस नहीं बदलता है, प्रकाश हमेशा क्या है, अनुप्रस्थ। ये यूनिवर्सल बात है। लिख, पहले क्वेश्चन लिख लो, इसके ऑप्शंस लिख। जी, कौन सर सर कर रहा है, बोलिए। तो है तो फिर
जो लोग भी चला पटना आते हैं, कोशिश कीजिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आए, फ्राइडे सैटरडे संडे ना आए। ये वो कलम तो खरीदो रे चुट्टा। कलम चल रहा है, दिखाई दे रहा है। हो गया, हो गया। हो गया। अरे हो गया। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ दोनों? बोलो। अगर सिर्फ एगो चुनना होगा तो अनुदैर्ध्य। अब प्रकाश के लिए एकदम फिक्स है क्या? अनुप्रस्थ। ये भी लिख लिया है ना? ध्वनि तरंग वायु में क्या है? क्या है? जबकि द्रव के सतह पर क्या है? अनुप्रस्थ। तथा द्रव के अंदर क्या है? द्रव के अंदर द्रव शांत न होता है तो सीधा जाएगा। तथा ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। यहां या कर लो चला। वो डिपेंड करेगा सीधा है कि टेढ़ा है। अब देखो, न्यूटन के अनुसार हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है? क्या है रे? और लाप्लास के अनुसार हवा में ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य ना। लेकिन जब ध्वनि गमन करती है तो ताप नियत रहता है। कहता जब ध्वनि गमन करती है तो क्या नियत रहता है? उष्ण। इसके आधार पर जो वेग आया 280 मीटर पर सेकंड, जो प्रायोगिक मान के बराबर नहीं था। इसके आधार पर लाप्लास के अनुसार जो आया वो कितना आया? 332। आपको कहा न्यूटन के अनुसार ध्वनि का वेग कितना? 280। न्यूटन के अनुसार क्या नियत रहता है? ताप। लाप्लास के अनुसार क्या नियत रहता है? ऊष्मा। इसके अनुसार ध्वनि का वेग कितना? 280। इसके अनुसार 332। कुछ ने पूछेगा 332 और 332 331 में कोनो एगो चुनना होगा 331। तो समझ रहा है कितना गूढ़ ज्ञान तुरा हम दिए हैं। ये हमारा चला 4-5 साल पढ़ाए ना, तब जब क्वेश्चन आया, बोर्ड का आंसर आया, तब हम इसको खोजने लगे कि भैया 331 332 दोनों देगा तब की करेंगे? क्या मारेंगे? 331 मीटर पर सेकेंड मारना है अगर दोनों में से कोई एक चुनना है तो। न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल होती है v बराबर अंडर रूट पी बाई डी। पी दाब हो गया, डी घनत्व हो गया। लाप्लास के अनुसार होता है v बराबर गामा पी बाई डी। बट इसका कोई खास काम नहीं है, दोनों ने अलग अलग फॉर्मूला दिया था। अब है ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के क्या लक्षण? ध्वनि के 3 लक्षण हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे तीव्रता, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग तारत। जैसे चला तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी, तारत तो बोले तो पिच। अरे 15 पेज वाला पीडीएफ डाल दिया गया है, आप लोग चेक कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग के पीडीएफ सेक्शन में 15 पेज वाला पीडीएफ डाल दिया गया है। एक बात बताओ चला कि किसी का आवाज कम दूर जाता है और किसी का आवाज ज्यादा दूर जाता है। कोई आदमी धीरे बोल ही नहीं सकता, वो जोरे बोलेगा, और कोई आदमी में आएगा धीरे ही बोलेगा। लड़की लोग यहां बोलेगी तो वहां नहीं सुनाई देगा, लड़का लोग यहां बोलेगा तो फट के आवाज वहां तक जाएगा। लड़का बोले तो ढोलक, लड़की बोले तो बांसुरी, हिजड़ा बोले तो क्या बोल रहा है?
हीरा बोले तो ढोलक, अब बांसुरी के बीच में गिटार। अब देखो, ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें, किसी की ध्वनि कम दूर जाती है, किसी की ध्वनि ज्यादा दूर जाती है, यह भी ध्वनि का एक लक्षण है। किसी की ध्वनि मोटी होती है, किसी की ध्वनि पतली होती है, यह भी ध्वनि का एक लक्षण है। जैसे लड़कियों की आवाज पतली की मोटी, पतली। मच्छरों का गुनगुनाना, लड़की मच्छर एक के बात हो गया। लड़कों की आवाज मोटा, मेढकों का टरटराना एक के बात हो गया, वो भी मोटा होता है। सिंह का गरजना, वो भी मोटा होता है। शरीर गीदड़ वाला लेकिन रहेगा सिंह की श्रेणी में। तो किसी की आवाज मोटी है, किसी की आवाज पतली है, यह भी एक लक्षण है। जैसे अभी कोई लड़का जैसे ही बोला ना, कुछ देर पहले हम इसको बोले, हे रे लड़की वाला आवाज, बोलो स्टैंड अप। बैठो, नती लोग तो हर ले लेगा। कहते हैं कोई किसी की ध्वनि कम दूर जाती है, किसी की ध्वनि ज्यादा दूर, अर्थात ध्वनि धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। किसी की ध्वनि धीमी सुनाई पड़ती है, किसी की ध्वनि प्रबल सुनाई पड़ती है। यह ध्वनि का एक लक्षण है जिसको हम लोग तीव्रता कहते हैं। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। और तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है। यह आयाम पर निर्भर करता है और यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर। क्लियर? फिर से समझना, ध्वनि की तीव्रता यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल यानी कम दूर या अधिक दूर जाती है। और यह ध्वनि के आयाम पर निर्भर, आयाम मतलब महत्तम विस्थापन। तारत्व जो है ये मोटा या पतला सुनाई देता है ध्वनि, ये गुण तारत्व है। और यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति किसको कहते हैं? एक सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बोलो न रे। ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो व्यवहारिक ये तो हो गया एसआई मात्रक, इसका जो व्यवहारिक मात्रक है वो है डेसिबल। डेसिबल इसका व्यवहारिक मात्रक। कौन मात्रक है? डेसिबल इसका कौन मात्रक है? हाँ, गुड लक जी।
मेरे वो बड़े भाई हैं, डीएसपी हैं, तो वही फोन किए थे। अब भैया डीएसपी साहब हैं तो बड़ा काम के आदमी हैं, बहुत सारा काम हो जाता है। आप देखो तीव्रता क्या चला, तीव्रता। तुम लोग चला जब नौकरी में जाता है ना, तो इतना फायदा है हम लोगों का कि बता नहीं सकते। जहां चल जाते हैं वहां एगो फर्स्ट क्लास का कुर्सी मिलता है, समझा, अस्थिर से लगा के बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है। सर कौन वाला काम था सर, ये काम है, हाँ तुरंत तुरंत सर तुरंत। मतलब 10 मिनट में कि जिस ऑफिस में घुस जाओ उस ऑफिस में काम हो जा रहा। मेरा स्टूडेंट है नहीं है, नाम तो एक बार जरूर ना सुना है, वो चला काम एकदम एक, चाहे वो किसी पुलिस के ऑफिस में हो, बिजली डिपार्टमेंट, जे डिपार्टमेंट में तू हमरा लेकर चलो, काम एकदम 100% होवे करेगा। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस हॉस्पिटल में रात में किसी हॉस्पिटल में घुस गए 1 बजे रात में, तो वहां का जितना गार्ड है सब, गार्ड में कोई नौकरी कर रहा है, कोई कंपाउंडर में है, प्रणाम सर, यहाँ सर, पीएमसीएच घुस गए, एम्स घुस गए, पारस घुस गए, जहां घुस जाएंगे चला वहां एगो चलवा, चाहे वो छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे तो नहीं होता है। मेरा जितना चलो जो जेन्युइन बात है, मिडिल तक जाता है। अब डॉक्टर तो हमारे चलवा है नहीं, हम यूपीएससी पढ़ाते नहीं, तो दरोगा तक जो है बच्चा मिल जाता है, बड़ा रिस्पेक्ट देता है। उस दिन हम पारस में गए, लंबा लाइन लगा हुआ था, मुकुंद प्रसाद वहां देखते हैं, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था। आराम से चला बैठे, स्पेशल बुलाया गया और एक पेशेंट के बाद देख लिया। एम्स गए मम्मी को लेके 4 दिन पहले, डॉक्टर अपने आके नंबर लगवा के जे डिपार्टमेंट में देखवाना था वहां जाके 3 गो डॉक्टर खड़ा था कि बाप रे सर आए हैं। चलो देखो, हमको भी अंदर से फील होता है, यार इस साला कितना इज्जत दे रहा है। तो तुम लोग से चला हम पैसों लेते हैं और सर्विस भी पूरा जिंदगी ही लेते हैं। कहते हैं देखो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक है और व्यवहारिक मात्रक क्या है, डेसिबल। व्यवहारिक मात्रक क्या है, डेसिबल। अब ध्यान दीजिएगा, कभी आप ऐसा हुआ है कि मोबाइल से आप ये देख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कान में हेडफोन लगा के ऐसे कान में डाल रहे हैं, साउंड बढ़ा रहे हैं, देखो मैसेज आप, मैक्सिमम वॉल्यूम इज हार्मफुल फॉर योर हियरिंग। हम लोग बिहारी आदमी हैं, कहते ओके, क्योंकि हम लोगों को उतना इंग्लिश बुझेबे नहीं करता है कि वो कह की रहा है। वो कह रहा है कि अधिक तीव्रता का ध्वनि अगर आप सुनते हैं तो ये आपके कान के लिए हानिकारक है, क्या मैं आपके कान की ले लूं? हम लोग कहते हैं ओके ले लो। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 45 डेसिबल, कितना डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। अभी जो हम तुमसे बात कर रहे हैं 30 से 35 डेसिबल है स्पीकर के साथ, नॉर्मल बात करेंगे तुमसे 30 से 40 डेसिबल होगा। अभी 35 से 40 50 डेसिबल हार्डली मान लो। फुसुर फुसुर बतियाएंगे तो 20 डेसिबल। फुसुर फुसुर समझता है ना, की हो रही है, हो रहे हो 20 डेसिबल। नॉर्मल बात महिला अगर नॉर्मल बात करेंगे 30 डेसिबल, स्पीकर पे बात करेंगे 40 डेसिबल। अब भारत में 45, भारत में विश्व में 45 डेसिबल तक की ध्वनि को हानिकारक ध्वनि नहीं माना जाता। और भारत में तो आप 60 से 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि पर केस कर सकते हैं, कानून है इसका। अगर आपका पड़ोसी 60 से 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि बजाता है तो आप उस पर केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उससे कम में, इतना ध्वनि में कोई केस नहीं कर सकता। 40 डेसिबल है, हमको कोई आके अगल बगल वाला कहबो करता है केस कर देंगे, तो हम बुझ जाते हैं कि साला 80 डेसिबल थोड़े है जो तू केस कर देगा। जो दरोगा आएगा ओकरा कहेंगे ना कि भाई भारत की दंड संहिता में ये लिखा हुआ है कि 60 से 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हम लोग जो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं वो बहुत हार्ड है, तो 40 से 45 डेसिबल। अब तुम समझो ना कि नॉर्मल बातचीत की ध्वनि 20 से 30 डेसिबल है ना, तो उससे थोड़ी ज्यादा है। 40 डेसिबल होगा, 50 डेसिबल होगा तैयो केस नहीं होगा, 60 होगा तैयो नहीं होगा। आज जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होता है वो 110 डेसिबल, 110 डेसिबल, कहीं प्रोग्राम भोजपुरी गाना रहता है 110, उस पर चला कानूनी कार्रवाई होती है। एफआईआर नहीं सुनता है, फलना जगह ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, एफआईआर हो गया।
काहे? क्योंकि भैया भारत में 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि इलीगल है, आप उसको बजा नहीं सकते। इसका परमिशन है अगर कोई कंप्लेन ना करे तो। अगर कोई कंप्लेन कर देगा, नहीं देखता गांव घर में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो रहा है, कोई कंप्लेन कर दिया। अब मेरे गांव में नाच हो रहा था, नाच समझता है, लौंडा नाच, अल्लाह रुदल वाला। तब पापा मेरे मंदिर पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो हम भी घर गए तो उस बार कोविड के टाइम में कोविड था नहीं भी था, नॉर्मल हो चुका था, लेकिन कोविड का गाइडलाइन था कि एक जगह बहुत लोगों को जमा नहीं होना है। तो गांव में तो ये सब चलता नहीं है, कोरोना तोरोना लोग बहुत कम मानने लगा, बाद में लोग थेथरा गया, कह दो तो रहना। तो वो लोग बोला कि हम लोग नाच देखेंगे। तो पापा मेरे जो है दालों में हो, भातों में हो, बोले ठीक है देख लो। तो हम जाके कैंसिल किए कि नहीं होगा नाच, जब परमिशन नहीं है तो नाच नहीं होगा। तो 25,000 लोग एडवांस दे दिया था, हम बोले वो एडवांस हमरे से ले लो। तो बोला नहीं कुछ नहीं होगा। पप्पू बोले भाई तू ही काबिल बनता है। बात हो गया, आज चला वही हुआ, नाच स्टार्ट हुआ, लोग जमा हुए, पुलिस कंप्लेन हुआ। 11-12 बजे रात को डीएम को कोई फोन कर दिया, उधर से डीएसपी, एसडीएम, दरोगा, बीडीओ सब पहुंच गया। धाई से जो है एफआईआर दर्ज हुआ, हमारा बेल लेना है केस में। हम थे भी नहीं, हम घर पे सुतल थे। 353 का भी मुकदमा लगा दिया, कौन पापा का बेल फिर करवाए हम, जबकि इसमें पापा की कोई गलती नहीं थी। आप वीडियो भी ऐसा, मतलब और लोग भी बोले थे कोई बात नहीं धीरे धीरे करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप भारत में 110 डेसिबल प्लस ध्वनि, अगर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम वगैरह कोई भी अधिक ध्वनि वाली चीजें 11 बजे तक अलाउड है, 11 बजे के बाद आप नहीं बजा सकते। लेकिन फिर उधर चल जाएगा आप यूपी तरफ, तो वहां 3 बजे रात तक चलता है, वहां नाच होता है, तो 5 बजे भोर तक। तो कहते हैं अगर 45 डेसिबल, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर किसी को आप 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुनाते हैं तो उसको ये बताइए कि ये तुम्हारे कान के लिए हानिकारक है, इससे तुम अंधा, बहिरा, पागल हो सकता है। अंधा, बहिरा, पागल हो सकता है। इसीलिए तुम देखना जब बेसी ध्वनि सुनता है ना, वो कान में हेडफोन नहीं हो रहेगा। तुम, मेरे क्लास में एगो स्वागत मोहंती था, वो कान में हेडफोन लगा कर अधिकतर गाना सुनता था। जब हेडफोन नहीं भी रहता था, गाना नहीं हो चलता, कहीं और गाना चल रहा था, मतलब समझ लो पागल हो गया है। 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक है, इससे आदमी अंधा, बहिरा और पागल तीनों हो सकता है। क्लियर है? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, हमने आपको क्या कहा कि अगर कितने डेसिबल से अधिक है, 45 डेसिबल, तो ध्वनि की तीव्रता क्या है? चला, तीव्रता है कि धीमा और कैसा सुनाई देना, प्रबल। तारत्व क्या है? मोटा या पतला। तीव्रता क्या है? कैसा सुनाई देना, धीमा और प्रबल। यह किस पर निर्भर करता है? आयाम। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का धीमा और प्रबल कोई अपनी जगह से नहीं लगा, ध्वनि का धीमा और प्रबल सुनाई देना क्या कहलाता है? तीव्रता। मोटा या पतला, तारत्व। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। और तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। थैंक यू वेरी मच। हटो, जाने दो। तू है तो मुझे अरे वो मराठी लड़का कहाँ गया? पीछे देखो तो मराठी लड़का है वो। उसको बोलो ऊपर केबिन में बुला रहे हैं। अरे
फोन कीजिए तो